हेलो बच्चों। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट आवर लास्ट टॉपिक ऑफ सिलेबस लैंग्वेज थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म वो सब्सटेंसेस होते हैं जिन्हें कि वीकली अट्रैक्ट किया जाता है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड से। मैग्नेटिक फील्ड इन्हें क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। देखो, पैरामैग्नेटिक substance are the substance which are attracted with weak attractive force by applied magnetic field. In the atoms of paramagnetic substance, inner orbit is partially filled, ठीक है, and the number of इलेक्ट्रॉन्स आर ओड। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ओड होते हैं, और इसीलिए क्योंकि वो ओड होते हैं तो कम से कम भी जब पेयरिंग होती है सबकी तो एटलीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जरूर बचता है। जैसे कि यहाँ पे 5 ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, तो देखो 2 की इन दोनों के आपस में पेयरिंग हो गई, इनके आपस में पेयरिंग हो गई, बट ये क्या अनपेयर्ड बचा विद स्पिन हाफ पार्टिकल, है ना। तो स्पिन हाफ बचा, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये एक बचेगा और ये क्या करेगा, एक परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बनाएगा। तो अनपेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बनाते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। सबसे पहले बिफोर अप्लाइंग एनी टाइप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो हमारे इसके अंदर एटम्स की डायरेक्शन थी वो कुछ इस टाइप से थे, रैंडमली ओरिएंटेड थे। बट जैसे ही इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है तो जो ये ओरिएंटेशन होती है इनकी, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रोटेट करती है सारी की सारी डाइपोल्स की। एक बार इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे कि डाइपोल मोमेंट की जो बिफोर अप्लाइंग एनी टाइप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि ये रैंडमली ओरिएंटेड है इन डिफरेंट डायरेक्शंस, तो जो ओवरऑल मैग्नेटिक मोमेंट होती है सब्सटेंस की वो 0 हो जाती है। बट जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है तो जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया जाता है, सपोज करते हैं कि हम लोग इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई कर रहे हैं, जिस भी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया जाएगा, जो ये डाइपोल मोमेंट्स होते हैं ये उसी डायरेक्शन में रोटेट हो जाती हैं, अलाइन हो जाती हैं, ठीक है। बट वी कैंट से कि ये कंप्लीट डाइपोल से जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसके साथ ये कंप्लीटली अलाइन हो जाती हैं। इनके बीच में थर्मल कोलिजन, जिसे कि थर्मल अलाइगेशन कहा जाता है, थर्मल एगिशेशन की वजह से जो ये कंप्लीट डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में एग्जैक्टली इन द सेम डायरेक्शन रोटेट नहीं कर पाती, और कुछ ना कुछ जो रोटेशन का उसकी डायरेक्शन में होता है उसके साथ कंप्लीटली मैचिंग ना होने की वजह से कुछ ना कुछ एंगल इन दोनों के बीच में बनता है। एक बार इसको हम लोग देखते हैं। जैसे कि ये थी मेरी डाइपोल मोमेंट्स, मैंने मैग्नेटिक फील्ड बी को अप्लाई किया इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये देखो स्ट्रेट डायरेक्शन में हमने मैग्नेटिक फील्ड बी को अप्लाई किया है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड बी को अप्लाई किया गया तो देखो ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन बिल्कुल स्ट्रेट, ये ऐसे, दिस इज आफ्टर अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड। तो ये देखो इसने कुछ ना कुछ एंगल बनाया बी की डायरेक्शन के साथ, है ना, ये कंप्लीटली बी की डायरेक्शन में चली गई। इसने भी कुछ ना कुछ एंगल बनाया मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ, तो ये जो एंगल बनाया है इसको हमने नाम दिया है थीटा। ये कंप्लीटली इस डायरेक्शन में, मतलब कि सारे के सारे डाइपोल्स ने इसी डायरेक्शन में, जैसे इस डायरेक्शन ने कंप्लीट रोटेशन ले लिया मैग्नेटिक फील्ड के साथ, सबने ऐसे रोटेशन क्यों नहीं लिया, बिकॉज ऑफ थर्मल एगिशेशन, मतलब कि थर्मल कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स। थर्मल कोलिजन क्या है कि वो आपस में कोलाइड करते हैं जब मॉलिक्यूल्स अरेंजमेंट करते टाइम, ठीक है। ओके, देखो हम कैसे लिखेंगे इसको। आफ्टर अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड टू द सब्सटेंस, दीज डाइपोल्स आर अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड, बट दिस अलाइनमेंट इज नॉट कंप्लीट। ये कंप्लीट क्यों नहीं हुई, बिकॉज ऑफ थर्मल एगिशेशन ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स अपोजिट, ठीक है। बट ड्यू टू पार्शियल अलाइनमेंट वी ऑब्जर्व सम नेट डाइपोल मोमेंट। पार्शियल अलाइनमेंट की वजह से, क्योंकि हमने कहा कि ये देखो एक तो है ना, ये हुआ हमारा सारे सारे डाइपोल मोमेंट्स। अगर मैं नेट डाइपोल मोमेंट निकाल लूँ इसकी तो कुछ ना कुछ अक्कर करेगी, बट अगर हम इसकी नेट डाइपोल मोमेंट निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आई होप कि बच्चों ये आपको समझ आ गया है कि बिफोर अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड एंड आफ्टर अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड डाइपोल मोमेंट्स के अंदर क्या डिफरेंस हुआ, ठीक है। अब एक बार इसकी डेरिवेशन को करने की ट्राई करते हैं। आफ्टर पैरामैग्नेटिक गैस एज्यूम करेंगे हम लोग पैरामैग्नेटिक गैस को एक टेम्परेचर T पे, जिसमें सारी की सारी जो डाइपोल मोमेंट्स हैं वो सेम होंगी PM से हमने डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट किया है। When magnetic field B is applied, then magnetic potential energy of the
डाइपोल इज E इज इक्वल टू माइनस ऑफ PM डॉट B। मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल मोमेंट्स, जो हमारी डाइपोल मोमेंट्स होती हैं बेटा, डाइपोल मोमेंट्स के अंदर जो एनर्जी होती है उसे हमेशा पोटेंशियल एनर्जी से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। डाइपोल मोमेंट्स की एनर्जी को हमेशा पोटेंशियल एनर्जी से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड रिप्रेजेंटेशन का फॉर्मूला क्या है? डाइपोल मोमेंट इनटू मैग्नेटिक फील्ड विद डॉट प्रोडक्ट। ओके, नेगेटिव साइन बिकॉज ऑफ दिस इज पोटेंशियल एनर्जी एंड दिस इज स्टोर्ड एनर्जी। स्टोर्ड एनर्जी है इसीलिए यहाँ नेगेटिव साइन आया है। ठीक है, तो माइनस ऑफ PMB कोस थीटा, दिस इज योर मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, आफ्टर अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ तक क्लियर है? ऑफ द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। अब आगे चलते हैं। थीटा, ये देखो थीटा कहाँ से आया? PM डॉट B डॉट प्रोडक्ट को ओपन करेंगे तो कोस थीटा आएगा। अब ये थीटा कहाँ से आया? हमने कहा था कि ये जैसे ये डाइपोल मोमेंट है, मैग्नेटिक फील्ड है मेरा इस डायरेक्शन में, तो इसने ये एंगल बनाया थीटा, इसको हमने कहा थीटा। ठीक है, थीटा इज द एंगल बिटवीन PM एंड B। अगर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, हम n नंबर ऑफ एटम्स ले पर यूनिट वॉल्यूम बाय मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, हम लोग उसको फिर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की हेल्प से करेंगे। ठीक है, हैविंग ए रेंज E एंड E प्लस DE। ये क्या है बेटा? ये आपको अभी तो लर्न करना पड़ेगा। ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ नेक्स्ट सेम में स्टैटिस्टिकल फिजिक्स की बुक में मेरे पास ही है आप लोगों को करवाने के लिए। एक्चुअल में ये DN क्या है? नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, विद इन द यूनिट इंटरवल। जैसे कि एक बार इसको यहाँ से हम लोग अंडरस्टैंड करने की ट्राई करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड B को मैंने इस डायरेक्शन में अप्लाई किया, ये थी मेरी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, इन दोनों के बीच में एंगल हुआ थीटा। ठीक है, अब इसकी इस यहाँ पे एनर्जी क्या हुई? इसकी E। अब मैं एक एनर्जी इंटरवल लेती हूँ E से E प्लस DE, और इस एनर्जी इंटरवल के लिए जो एंगल बनेगा वो भी तो चेंज होगा ना, तो एंगल हो जाएगा यहाँ पे इस पॉइंट पे थीटा प्लस डी थीटा। डी थीटा से E एंड E प्लस DE, एनर्जी भी इसकी DE से वेरी की और थीटा एंगल भी इसका डी थीटा से वेरी किया। ठीक है, तो जब एक गैप के अंदर, जब एनर्जी गैप के अंदर E टू E प्लस DE, ठीक है, हमें नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम लिखने हो तो उसके लिए क्या होगा? DN इज इक्वल टू C डॉट E एक्सपोनेंशियल ऑफ E बाय KT, मतलब पोटेंशियल एनर्जी बाय KT डॉट DE, एनर्जी के अंदर जो स्मॉल चेंज आया है उसके इक्वल। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि जब एनर्जी के अंदर चेंज आया तो सेम टू द एंगल भी चेंज आया, थीटा प्लस डी थीटा, है ना। अब तो ये जो इस एनर्जी इंटरवल में जो मेरे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लाई गए थीटा टू थीटा प्लस डी थीटा, उन्हें कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? सी, देखो डी ई की जगह हम लोग क्या करेंगे? देखो ई की वैल्यू क्या आई थी अभी एक बार देखते हैं हम लोग। ई की वैल्यू आई थी हमारे पास माइनस का PMB कोस थीटा। ओके, तो यहाँ से डी ई की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस ऑफ PMB कोस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा डी थीटा, तो PMB साइन थीटा, डी ई वैल्यू आ जाएगी। यहाँ इस एक्सप्रेशन में हमारे पास क्या है? ई एंड डी ई दोनों टर्म्स हैं और हम अब नंबर ऑफ एटम्स लिख रहे हैं थीटा टू थीटा प्लस डी थीटा के इंटरवल में, तो हम एनर्जी वाली टर्म्स को थीटा में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए हम लोग ई का एक्सप्रेशन लिखेंगे जो कि DN इज इक्वल टू C एक्सपोनेंशियल ऑफ E माइनस E बाई KT और PMB साइन थीटा डी थीटा। यहाँ E की वैल्यू अब मैंने यहाँ पे पुट की है, DN इज इक्वल टू C PMB कोस थीटा बाई KT एंड PMB साइन थीटा डी थीटा। ओके, तो ये देखो अब मैं क्या करूँगी, ये जो एक्स्ट्रा टर्म है ये कांस्टेंट है जो PMB बाय KT, ठीक है, इसको मैं अल्फ़ा लेके चलती हूँ, अल्फ़ा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? DN इज इक्वल टू C e टू द पावर अल्फ़ा कोस थीटा PMB साइन थीटा डी थीटा। अब देखो जो थीटा है इसकी वैल्यू 0 से पाई लाई करेगी। कैसे बेटा? ये देखो जो एंगल होगा, मैग्नेटिक फील्ड मैंने इस मोमेंट डायरेक्शन में अप्लाई किया है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, यहाँ भी जा सकती है। तो इसीलिए जो एंगल की वेरिएशन है विद मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन है उसके साथ जो एंगल बनेगा वो 0 से पाई के बीच में लाई करेगा। ठीक है, क्यों?
क्योंकि ये डाइपोल मोमेंट की डिफरेंट अलाइनमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, जो कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ उसकी हैं, जिसे कि हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसीलिए जो एंगल की वैल्यू है वो है 0 to पाई। तो अब जब टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में निकाल लूँगी विद इन द सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, 0 to पाई इसका इंटीग्रेशन कर दूँगी, ओके, dn का। ठीक है, अब देखो पी एम भी कॉन्स्टेंट है, बी भी कॉन्स्टेंट है, मतलब कि थीटा के ऊपर डिपेंडेंट टर्म नहीं है, हम इन्हें बाहर ले लेंगे आउट ऑफ द इंटीग्रेशन। हमारे पास अंदर इंटीग्रेशन में क्या बचा, e⁴ cos थीटा sin थीटा d थीटा। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए मैं मान लेती हूँ कि cos थीटा मेरा इक्वल है x के, dx मेरा इक्वल है माइनस ऑफ sin थीटा d थीटा के। ठीक है, अगर थीटा की वैल्यू 0 है, थीटा की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू अभी क्या होगी 1। थीटा की वैल्यू अगर पाई है तो x की वैल्यू क्या होगी -1। देन n इज इक्वल टू सी पी एम बी, ओके, 0 to पाई, 0 to पाई की जगह क्या आ जाएगा -1 to 1। e⁴ cos थीटा को हमने माना था x एंड sin थीटा d थीटा आया था मेरा dx के इक्वल, यहाँ से क्लियर है। अब ये टर्म बची है ओनली, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, लिमिट्स पुट कर देंगे, तो मेरे पास क्या बचेगा, ये बचेगा पी एम बी बाई अल्फ़ा इंटू e⁴ माइनस e⁻⁻α। ये साइन हाइपरबोलिक में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 2 से डिवाइड कर देती हूँ। तो डिवाइडेशन में e⁻α माइनस e⁻⁻α/2 इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक अल्फ़ा। यहाँ से ये टर्म मेरी ये आ जाएगी, ये क्या आया, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब देखो जब हमने dn को कंसीडर किया था तो यहाँ स्टार्टिंग में कॉन्स्टेंट, एक्स्ट्रा कॉन्स्टेंट हम लोगों ने c लिया था, तो क्या हम c को हमें इस एक्सप्रेशन की दूसरी टर्म्स में कन्वर्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज c की वैल्यू हम लोग नहीं जानते, तो एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए हमें पहले c की वैल्यू पता होना चाहिए। इसीलिए हमने टोटल n की वैल्यू निकाल ली और यहाँ से अब हम लोग c की वैल्यू को फाइंड आउट करके इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, तो देखो n इज इक्वल टू 2c अल्फ़ा पी एम बी साइन हाइपरबोलिक अल्फ़ा, ये हमारा आ गया। c की वैल्यू यहाँ से ये आ गई। c की वैल्यू को अब मैंने इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 dn। ठीक है, तो यहाँ पे c की वैल्यू को पुट करेंगे, c की वैल्यू को पुट करने के बाद ये सब आया, तो पी एम बी कैंसिल हो गया, हमारे पास ओवरऑल dn की वैल्यू ये आ गई इन द टर्म्स ऑफ थीटा एंड अल्फ़ा। ओके, अब डाइपोल मोमेंट पी एम आर ओनली ड्यू टू द कंपोनेंट पी एम कोस थीटा। इस लाइन का क्या मतलब है, इस लाइन का मतलब ये है बेटा कि देखो ये क्या थी, मेरी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन थी, ये क्या थी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थी। अगर मैं इसे कंपोनेंट्स में रिजोल्व करूँ डाइपोल मोमेंट को, तो देखो इस डायरेक्शन में ये बनाएगा पी एम साइन थीटा और ये कंपोनेंट क्या होगा, पी एम कोस थीटा। ओके, अगर एक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन मेरी इधर है तो देखो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, माइनस पी एम बी साइन थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, पी एम कोस थीटा। ठीक है, क्योंकि डाइपोल मोमेंट सारे के सारे सब्सटेंस की सेम है, सारे के सारे एटम्स की सेम है, सारे एटम की डाइपोल मोमेंट क्या है, सेम है सारे के सारे एटम्स की। तो मतलब कि वो मैग्नीट्यूड में भी सेम है, बस उनकी डायरेक्शन क्या हुए, डिफरेंट है। जब मैग्नीट्यूड में सेम है तो ये दोनों कंपोनेंट्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और हमारे पास कंपोनेंट क्या बचेगा, पी एम बी कोस थीटा। दिस इज विद द ऑल डाइपोल मोमेंट्स। ठीक है, ये हमने ओनली 2 का एग्जाम्पल लिया था, तो इसीलिए जो नेट डाइपोल मोमेंट आएगी वो आएगी ओनली पी एम कोस थीटा की वजह से। तो नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ कंपोनेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सैंपल अप्लाइड फील्ड इज m इज इक्वल टू 0 to पाई पी एम कोस थीटा dn। ठीक है, नेट डाइपोल मोमेंट हम लोगों ने निकाल ली 0 to पाई इसका इंटीग्रेशन करके, बिकॉज थीटा की वैल्यू 0 to पाई वेरी करेगी। ओके, तो यहाँ पे अब जो ये वैल्यू है dn की वैल्यू यहाँ ये आई थी, इसको हम लोग पुट आउट कर देंगे इस इक्वेशन में, कर दिया पुट। कांस्टेंट टर्म मेरी जितनी भी हैं उनको मैंने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन में मेरे पास बचा ओनली ये। अब इसको फिर से सॉल्व करने के लिए हम लोग कोस थीटा को मानते हैं x एंड dx की वैल्यू आ जाएगी माइनस साइन थीटा d थीटा। ओके, इंटीग्रेशन में जब मैं और साथ ही जो लिमिट्स होंगी थीटा की वो वेरी करेंगी -1 to +1, ये मैंने अभी पीछे डिस्कस किया था। आफ्टर सॉल्विंग दिस इंटीग्रेशन यू कैन सी दिस इजीली। फर्स्ट फंक्शन एज इट, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, और देन अगेन वी विल डू इट्स इंटीग्रेशन एंड दिस इज दिस। आफ्टर सॉल्विंग दिस एक्सप्रेशन वी गेट 2 cos हाइपरबोलिक अल्फा बाय अल्फा एंड माइनस का
टू अल्फा स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक अल्फा। अब मैं नेट डाइपोल मोमेंट मैग्नेटिक मोमेंट के अंदर जब मैंने इस एक्सप्रेशन की वैल्यू को पुट किया, टोटल कंप्लीटली इंटीग्रेशन की, तो आफ्टर द कैंसलिंग द टर्म्स हमारे पास बचा, ये देखो साइन हाइपरबोलिक अल्फा अंदर चला जाएगा, कोस पाई साइन क्या हो जाएगा, कोट हो जाएगा, इस साइन से ये वाला साइन कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास बचा एन पी एम इंटू कोस हाइपरबोलिक अल्फा माइनस 1/अल्फा। कोस हाइपरबोलिक अल्फा को अगर मैं टेलर सीरीज़ में ओपन करती हूँ तो वो आएगा कोस हाइपरबोलिक अल्फा इज इक्वल टू 1/अल्फा प्लस अल्फा/3 माइनस अल्फा स्क्वायर बाई 45 एंड अप टू सो ऑन। ओके, यहाँ पर जो ये वाली टर्म है मेरी कोट हाइपरबोलिक अल्फा माइनस 1/अल्फा को, इस अल्फा को मैं लेती हूँ एल अल्फा नाम के एक कॉन्स्टेंट के इक्वल। ठीक है, ये जो ये फंक्शन है एल ऑफ अल्फ़ा, ये होगा आपका लैंगविन फंक्शन जिसके बारे में कि हम लोग बात कर रहे हैं। तो एल अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर मैं कोट हाइपरबोलिक की टेलर सीरीज़ की वैल्यू को पुट करूँगी तो मेरे पास आएगा अल्फा/3 माइनस अल्फा स्क्वायर बाई 45 एंड अप टू सो ऑन। जो हायर ऑर्डर टर्म्स हैं अल्फ़ा की वो आएंगी, उनको हम लोग क्यों नेगलेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज अल्फ़ा की वैल्यू स्मॉल है। एक्चुअल में अल्फ़ा क्या था हमारे पास, ये देखो एक्चुअल में अल्फ़ा था हमारे पास PMB KT बाय PMB KT इज इक्वल टू अल्फ़ा PMB बाई KT। ठीक है, तो अब देखो हम लोग अब एक अजीब सी यहाँ अजम्पशन करेंगे, थोड़ी सी ग्राफिकल। ठीक है, ग्राफ हम लोग प्लॉट करेंगे अल्फ़ा एंड एल अल्फ़ा के बीच में। जब हम लोगों ने ये ग्राफ प्लॉट किया तो हमने देखा एल अल्फ़ा की वैल्यू कुछ इस टाइप से आई और जो अल्फ़ा/3 की वैल्यू थी वो इक्वेशन आएगी, वो जो ग्राफ आएगा वो आएगा ऐसे स्ट्रेट लाइन। देन वी एज्यूम दैट, हम लोगों ने देखा कि जो ये ग्राफ के अंदर एल अल्फ़ा की वैल्यू थी अप टू द पॉइंट अप्रोक्सीमेटली 1/3, उसकी वैल्यू जो थी वो अल्फ़ा/3 से बिल्कुल कोइंसाइडिंग थी, मतलब सेम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही थी। तो इसीलिए मैं कह सकती हूँ कि जब अल्फ़ा की वैल्यू बहुत कम है, लेस देन 1, तो एल अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा/3 हुआ है ना, वो अल्फ़ा/3 से कोइंसाइड कर रहा था। तो इसीलिए फॉर अल्फ़ा इज मच लेस देन 1 वी कंसिडर दैट एल अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा/3 एंड अल्फ़ा की वैल्यू क्या थी PMB बाई KT, देन एल अल्फ़ा इज इक्वल टू PMB बाई 3 KT। ठीक है, अब जो ये m था, m कहाँ से था, ये रहा है ना, m इज इक्वल टू NPM कोट हाइपरबोलिक अल्फ़ा माइनस 1/अल्फ़ा। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला टर्म क्या थी मेरी एल अल्फ़ा थी एंड एल अल्फ़ा की वैल्यू क्या आई, ये आ गई PMB बाई 3 KT। तो यहाँ से मेरा टोटल मैग्नेटिक मोमेंट निकल आएगा NPMB स्क्वायर बाई 3 KT। अब मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की अगर मैं बात करूँ, एक्साई इज इक्वल टू M/H। ठीक है, तो एक्साई इज इक्वल टू NPM स्क्वायर B बाई 3 KT एंड H की वैल्यू हमारे पास अभी है नहीं, लेकिन हमें एक रिलेशन का पता है कि B इज इक्वल टू म्यू नॉट H होता है। ठीक है, तो H इज इक्वल टू B बाई म्यू नॉट हो जाएगा। देन हमने इसको यहाँ पुट किया H की वैल्यू को और हमारे पास ये एक्सप्रेशन बच गया। ठीक है, म्यू नॉट NPM स्क्वायर बाई 3 KT। अब ये देखो, ये सारी चीज़ें तो क्या हुई, कॉन्स्टेंट हुई। ठीक है, इस कॉन्स्टेंट को मैं मान लेती हूँ C डैश इज इक्वल टू म्यू नॉट NPM स्क्वायर बाय 3K। ओके, देन यहाँ के बाद एक्साई किसके इक्वल आया, देन एक्साई इज इक्वल टू C डैश बाय T। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो थी टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ गई। जो ये C डैश है ये है मेरा क्यूरीज कांस्टेंट और ये कांस्टेंट के प्रोपोर्शनल आई और टेम्परेचर के आई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, जो कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी होती है कि इसके अंदर जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर होती है। बस यही था आपका पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की लैंगविन थ्योरी। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू बेटा। अगर ना क्लियर हो तो अभी आपकी क्लासेस यहाँ ऑफलाइन तो लगती नहीं है, बट आप लोग किसी भी टाइम मेरे पास डाउट के लिए आ सकते हो, अदरवाइज़ आप लोग फ़ोन पे भी डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू।